जी बताइएगा क्या कार्यक्रम हो रहा आपका आज? देखिए, आज शहीदी दिवस है 23 मार्च 1931। जब आपको सबको ज्ञात है कि 23 मार्च 1931 को हमारे जो शहीद आजम हैं, शहीद भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु जी, शहीद सुखदेव जी, तो उनको अंग्रेजी शासन ने फांसी पे चढ़ाया था 23 मार्च को। तो उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में आज शहीदी दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। तो आज पलवल में भी दुकड़िया मोहल्ला में सिख सिकलीगर सेवा संगठन द्वारा व गौ रक्षक दल द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला और साथियों के साथ मैंने भी जाकर वहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनाया गया। जी, हमारे हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के हिसाब से जो कल हमारा 22 मार्च का दिन था वो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। विक्रमी संवत में 2080 में हम प्रवेश कर गए हैं। तो वो भी कल हमने सभी हमारे हिंदुस्तान में सभी हिंदुओं ने, हिंदू धर्म के जो सब मानने वाले हैं उन लोगों ने इस नववर्ष को बड़े धूमधाम से मनाया। देखिए, उत्साह की बात है, हर हिंदू को खुश होना चाहिए, अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए। आजकल बड़ा प्रचलन हो गया है कि नववर्ष जो 1 जनवरी को मनाया जाता है वो अंग्रेजी सभ्यता से सब जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को देखते हुए हमें अपने हिंदुत्व से कनेक्टिविटी बना के रखनी चाहिए। उसके हिसाब से हमारा जो नववर्ष है वो बड़ी धूमधाम से इस बार पूरे देश में मनाया गया। और अगर आप उसमें देखें तो लोगों ने अपने होर्डिंग्स लगवाकर, सोशल मीडिया पे देखें तो जगह जगह जितना इस बार नववर्ष को मनाया गया धूमधाम से, इतना कभी पहले नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व के लिए बहुत एक बड़ी गर्व की बात है कि हमारा जो धर्म है इसकी जड़ें बहुत पुरानी है, संस्कृति बहुत पुरानी है, धरोहर बहुत पुरानी है, लेकिन अब लोगों में दोबारा से उत्साह का सृजन होता जा रहा है। और हम अपने हर हिंदू बहुत, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से तो और बढ़ चढ़कर इसको बड़े धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया गया है। ये हमारा जो हिंदू नववर्ष है, अगर इसमें आप देखें पुरातन काल से ही जो हमारे सबके पूजनीय, हमारे सबके जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, उनका राज्याभिषेक भी नववर्ष के दिन किया गया था। और अगर आप देखें जो हमारे नवरात्र हैं जिसको हर व्यक्ति हमारा हिंदू समाज में बहुत श्रद्धा से मनाता है, तो प्रथम नवरात्र जब होता है तब हमारे नववर्ष का आरंभ माना जाता है। और अगर आप देखें, व्यापारी भाई इस दिन अपने खाते बही भी जो पुराने होते हैं उनको समाप्त करके दोबारा नया जो आरंभ करते हैं वो नववर्ष के दिन किया जाता है। अगर आप देखें, फसल, किसानों की जो फसल होती है वो उसकी भी आवक इसी समय शुरुआत होती है। और जो वृक्ष होते हैं जिसके पत्ते पुराने सूख जाते हैं तो नए पत्ते आना भी शुरू होते हैं। तो जो हमारा हिंदू नववर्ष है ये खाली कहने के लिए नववर्ष नहीं है, ये देखा जाए तो इसकी कनेक्टिविटी प्रकृति से लेकर और व्यवहारिकता से लेकर हर चीज से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा नववर्ष है हर हमारे हिंदुस्तानी को इसे बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा सत्र भी चल रहा है, इसमें काफी सरकार की घेरेबंदी हो रही है काफी। जी, सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देना भारी पड़ रहा है। खुद इनेलो के जो विधायक है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। देखिए, जो इनेलो के विधायक हैं बड़े हमारे लिए सम्मानित हैं वो भी, और दोबारा चुनकर भी आए हैं। लेकिन जहां तक आरोप लगाने की बात है, आरोप लगाने से ही बात नहीं बनती। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नई नई योजनाएं और नीतियां लाकर हमारे हर हरियाणा वासी को, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, उस तक लाभ पहुंचाने के लिए पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं। तो जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। जब इनका टाइम था, जब सरकार इनकी थी, तब ये कुछ अच्छा कर नहीं सके, जब भी जनता ने इनको चुना नहीं। और 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, आप देख रहे हैं, और ऊपर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो खाली मैं बोलना चाहूंगा ये तो इनकी निराशा का प्रतीक है जो ये आरोप लगाते हैं। बाकी ऐसी कोई नहीं, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई आरोप लगा रहे हैं, आप तो खुद मीडिया से आप देख रहे हैं, जो विपक्ष के हैं, कांग्रेस के जो साथी हैं हमारे, उनको बड़ी ललायित हुए पड़े हैं। उनको सरकार का इतना लोभ है कि जल्दी से हम सत्ता में आए और उन्हें लूटने का मौका मिले, इसीलिए जो निराश हो रखे हैं पिछले 10 साल से। तो आज अगर आप देखें, राहुल गांधी जी को जो अनर्गल बयानबाजी भी करते हैं उसके लिए उनको माननीय अदालत ने 2 साल की सजा भी सुनाई है। तो इनकी निराशा का ही प्रतीक है जो ये अनर्गल जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और किसी के बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं। इसलिए विपक्ष के साथ ही हैं जो ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अदरवाइज देखा जाए तो सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, HKRN के माध्यम से अब बिना किसी पर्ची और बिना किसी खर्ची के रोजगार मनोहर लाल जी की सरकार में दिया जा रहा है और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बजट में भी आप देखें तो हर वर्ग के लिए जरूर कुछ ना कुछ प्रोविजन रखा गया है जिससे हमारे हरियाणा की प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। बजट में पलवल के हाथ तो फिर खाली रहे हैं। देखिए, हमारे विधायक जी ने अभी परसों भी अपने विधानसभा सत्र में काफी 3 मिनट पलवल की जो मांगे थी उनको उठाया। जहां तक खाली रहने की बात है, ऐसा नहीं है। पलवल के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह है
और पलवल की जो भी मांग होती है उसको खुद ध्यान देते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। जैसे कि पीछे अगर आप देखें तो मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी, अभी एक नर्सिंग कॉलेज की दोबारा बात हुई, नर्सिंग कॉलेज फिर दिया गया है पलवल के लिए। और हमारे तो यहाँ पर वैसे भी दक्षता के लिए स्किल यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। और जो भी सड़कों के लिए भी उन्होंने मांग करी कि सड़कें वगैरह जो हमारे पलवल में जहाँ जरूरत है तो उसके लिए भी बजट के पूरे प्रोविजन बनाया जा रहा है। तो पलवल से कोई ऐसी अनदेखी नहीं की जा रही। पलवल मेडिकल कॉलेज की जहाँ आप बात कर रहे हो, सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान घोषणा थी जी, अब तो एंड भी आ रहा है, अगले साल चुनाव है। देखिए ये हमारे विधायक जी इस मामले में ज्यादा आपको अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि हमारे विधायक जी इस कार्य में तत्परता से लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इसके लिए जल्दी धरातल पे भी सारी चीजें आ जाएंगी। क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मोदी और मनोहर लाल की क्या रहेगी? देखिए मोदी जी की जहां तक पहले चुनाव लोकसभा के हैं, मोदी जी अब एक चुनाव की बात नहीं रह गई। मोदी जी भारत के हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा, प्राउड का विषय है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, भारत की जो ख्याति है वो विश्व में इतनी ऊपर चली गई है कि आज G20 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। तो खाली चुनावों के लड़ने के लिए, जीत हार के लिए अब चुनाव नहीं लड़े जा रहे, अब तो भारत को पुनः एक बार सिरमौर बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। इस लक्ष्य के साथ मोदी जी आगे चल रहे हैं और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जो अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है, एक बार पुनः तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और मुझे ऐसे लगता है कि जो माननीय मनोहर लाल जी हैं वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए जो केंद्र की नीतियां भी हैं और जो अपने हरियाणा के लिए वो नीतियां बना रहे हैं, उसके लिए पूरा प्रयासरत हैं कि हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसलिए हरियाणा में भी निश्चित रूप से एक बार पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आप तो तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं जी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने, जो कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू हुए जी, मोहन नगर, कैलाश नगर में कहा कि मुख्यमंत्री अपनी जमानत बचा जाए, वही गनीमत है। देखिए आरोप लगाने को मैं भी आरोप लगा सकता हूं, लेकिन करण दलाल जी हमारे इलाके के सम्मानित नेता हैं। 5 बार उन्होंने हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व भी किया, तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि उनको भी ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए कि मनोहर लाल जी भी बहुत सम्मानित नेता हैं। ये तो आगे चुनाव आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। नहीं, हमने सवाल किया था, वो तो कह रहे थे वही काफी है। देखिए भविष्यवाणी, पहले तो मुझे ऐसे लग रहा है वो लोकसभा के चुनाव की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो भविष्यवाणी करके अपने बारे में बताएं और उनको दूसरे के बारे में कुछ भी कहने से बचना चाहिए। इसीलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता इस बारे में। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मनोहर लाल जी खुद जीतने की तो बात दूर रही, उसके बाद पूरे हरियाणा को एक बार पुनः नेतृत्व देंगे और तीसरी बार जीतकर मुख्यमंत्री बनकर सामने आएंगे। कृष्णपाल गुर्जर के लिए आपने कहा कि लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं करण सिंह दलाल जी। कृष्णपाल गुर्जर के लिए उन्होंने साफ तौर पर करण सिंह दलाल ने कहा था कि देश के तीसरे नंबर की बड़ी जीत जिन्होंने की थी ना जी, वो इस बार देश की सबसे बड़ी तीसरी हार भी उनकी कृष्णपाल गुर्जर की होगी। देखिए आजकल हमारे दलाल साहब काफी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी का रिजल्ट तो जब चुनाव आएंगे जब ही सामने आएगा। तो मैं तो इस बारे में कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए फरीदाबाद लोकसभा की चाहे सीट हो, चाहे पलवल विधानसभा की सीट हो, उसके लिए लोगों में जा जाकर पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कृष्णपाल जी के रूप में जरूर जीतेगा। आप भी टिकट के दावेदार है पलवल विधानसभा क्षेत्र से, जबकि सिटिंग एमएलए दीपक मंगला। आप अपने दावे को किस प्रकार से मजबूत पाते हैं? देखिए ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। पार्टी जब चुनाव आएगा, जब उस समय देखेगी सब जो उनके प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, चाहे सांसद हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल बहुत लोकतंत्र है, यहाँ पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती है। बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि जनता की सेवा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जब आपके पास ताकत होती है तो आप ज्यादा प्रभावी रूप से जनता की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे ही मेरे पिताजी ने भी पूर्व में पलवल की बहुत सेवा करी और पलवल से यहाँ पर एमएलए बनकर मंत्री रहते हुए पूरे हरियाणा की सेवा करी। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने क्षेत्र की सेवा बहुत प्रभावी रूप से करनी चाहिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में जिले का उपाध्यक्ष हूँ, उस नाते जो मैं मदद कर सकता हूँ जनता की कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर जनता मुझे मौका देगी और पार्टी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं विधायक रहते हुए बहुत प्रभावी रूप से पलवल के विकास के लिए एक नए कीर्तिमान स्थापित करूंगा। ये बात मैं बहुत विश्वास से आपसे कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, रिपोर्ट कार्ड को भी देखा जाएगा, तो रिपोर्ट कार्ड के आप मान कर चलते हैं कि विधायक दीपक मंगला खराब है? देखिए यहाँ कोई खराब या सही की बात नहीं होती भूटानी जी। पिछली बार भी देखें तो हमारी पार्टी ने कई हमारे मंत्री भी थे जिनकी टिकट काटकर उनकी जगह किसी नए आदमी को भी मौका दिया और वो नए व्यक्ति जीत कर भी आए। तो अगर हम बात करें
कि दीपक मंगला जी कैसा काम कर रहे हैं, तो सारी जनता है, इस बात का पैमाना जनता देखेगी और हमारी पार्टी देखेगी। जहां तक मैं अपनी बात करूं, मैं तो इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो विकास की इतनी लंबी लाइन खींच दूंगा कि जनता खुद कहेगी सामने कि भैया ये राजीव कत्याल जो कार्य कर रहा है वाकई में हमारे क्षेत्र का हमारा बच्चा है और इसने जो इसको मौका दिया उसका पूरा फायदा उठाया और जनता की पूरी सेवा करी। पिछली बार पार्टी का नारा था 75 पार, बड़े बड़े मंत्री धाराशायी हो गए थे, धनखड़ से लेकर रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और भी दूसरे मंत्री थे, धराशायी हो गए थे जी। क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी गलती को नहीं दोहराना चाहेगी? अपनी पुरानी गलती अगर आप उसे कहें या कोई पार्टी की जो नीति होती है, पार्टी जैसे भी आपने भविष्यवाणी की बात करी, मैं भविष्यवाणी में यकीन नहीं रखता कि क्या भविष्यवाणी होएगी, जैसे कोई हमारे स्थानीय नेता भविष्यवाणी करते हैं। मैं इतना जरूर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और इस बार वो पूरी कोशिश करेंगे कि जनता की जो भावनाएं हैं, भावनाओं के अनुरूप ऐसे लोगों को जनता की सेवा के लिए देगी कि जिससे वो वाकई में ही जमीनी स्तर पर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको देखते हुए उनको दूर करने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रत्याशी देगी जो कि पुनः जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम फिर एक बार लहराएंगे हरियाणा में। राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग इसके मुद्दे पर सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव भी करने का प्रयास किया था, अब जंतर मंतर पर जाने का प्रदर्शन करने का उनका मन बन रहा है जी। उधर जिला पार्षद भी भिवानी में एकत्रित हुए हैं, हमको हमारा हक चाहिए जी, सरकार नहीं दे रही है इनको हक। देखिए ये सरकार जो नीति बनाती है बड़ा सोचकर, बड़ा अध्ययन कर कर और सारी जन भावनाओं को देखते हुए कोई भी नीति बनाती है। अगर सरकार ई टेंडरिंग पॉलिसी बनाकर लाई भी है, उसमें अगर आप देखेंगे कि सरपंचों को साथ में 5 लाख तक का तो फैसला सरकार ने कर दिया कि 5 लाख तक के जो कार्य हैं वो सरपंच अपनी देखरेख में भी कर सकते हैं, बाकी ई टेंडरिंग के माध्यम से किए जाएंगे। ई टेंडरिंग में भी अगर कोई कार्य रहेंगे तो वो भी सरपंच की उससे जरूर अनुशंसा उसमें सरपंच से भी ली जाएगी। सरपंच जो काम कराना चाहते हैं, सरपंच हमारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं जो जनता की भावनाओं के अनुरूप चुनाव जीत कर आए हैं। तो मैं तो सरपंचों से भी ये बात बोलना चाहूंगा और पार्टी से भी बोलना चाहूंगा, दोनों की सहमति से सब कुछ होना चाहिए और जनता को विकास का जो राशि है वो पहुंचकर जनता के विकास कार्यों पर खर्च होनी चाहिए। तो मैं तो इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं वो इस बारे में फैसला लेंगे। लेकिन सरकार के लिए सरपंचों का कहना है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा, उन्हें गलत एंगल से देखा जा रहा है सरपंचों को। नहीं, ये विपक्ष के लोगों की भ्रांतियां हैं जो सरपंचों ने कहा। सरपंचों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विपक्ष से, जिनके जो तार विपक्ष के लोगों से भी जुड़े हुए हैं, जो विपक्ष के लोगों के बहकावे में भी आए हुए हैं। सरकार की अगर ऐसी कोई मंशा होती तो सरपंचों की बात मानकर 5 लाख तक के कार्य क्यों अभी उनके लिए बढ़ा दी जाती। सरपंचों के लिए जो मानदेय रख दिया गया है वो भी बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार में निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार सरपंचों पर पूरा विश्वास करती है और ये चाहती है और ये मानती है कि सरपंच जनता के विकास के लिए बहुत सहायक हैं और सहयोगी साबित होंगे और जनता को सरकार और सरपंच मिलकर जनता के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। अभी जो फसल नष्ट हुई है सरसों की जी, बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण, सरकार की तरफ से क्या मुआवजे की बात की गई है? देखिए बहुत हृदय विदारक है कि किसान सारा साल मेहनत करता है और बड़ी मेहनत करके अपने संसाधनों का प्रयोग कर कर जो फसल उगाता है उससे ही सारी जनता का भरण पोषण होता है। तो सरकार, किसान को मैं अन्नदाता मानता हूं कि किसान तो हमारे अन्नदाता हैं। सरकार को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर किसान खुश नहीं रहेगा तो कोई भी सरकार या कोई भी समाज आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ने इन भावनाओं को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं और यह बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि जहां भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी तरह से मुआयना करके उसकी भरपाई को पूरा किया जाएगा। और मैं अपनी तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते भी कहना चाहूंगा कि इस बात के लिए कि जो लोग भी अपना 72 घंटे का टाइम दिया गया था कि पोर्टल पे अपलोड करते हैं जिसका भी जो नुकसान हुआ है उसमें अपनी डिटेल्स डाल के, और सरकार को तुरंत किसानों की इस किसान को देखते उसकी भरपाई शीघ्र अतिशीघ्र करनी चाहिए। आज जो शहीदी दिवस है अगर उसमें देखें 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को अंग्रेजी शासन ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। अगर आप देखें तीनों की उम्र, शहीद भगत सिंह की उम्र 23 साल थी, राजगुरु की उम्र 22 साल थी और सुखदेव की उम्र 24 साल थी। 22, 23 और 24 वर्ष की इस अल्प आयु में इन नौजवानों ने जो अपनी शहादत से हर भारतीय के मन में अपनी जो जगह बनाई और जो इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा कि भारत के जो नवयुवक हैं वो भारत के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कितने कृत संकल्प हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा
कि हम सबको, युवाओं को भी, भारत युवाओं का देश है, युवाओं को भी इस शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह ठीक है कि आज भारत आज़ाद हो चुका है, आज हम स्वतंत्र हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र और तरक्की कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को भी ऐसा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, युवाओं को भी और जागने की जरूरत है। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अपने शहीदों से प्रेरणा लेते हुए हमें जरूर अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए मैं एक भगत सिंह जी की, जो हमारे शहीद भगत सिंह जी की एक पंक्ति और उनकी विचारधारा आपको बताता हूं, जिससे शायद हम सबको प्रेरणा मिले। शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधे पर तो जनाजे जाते हैं। तो मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, अपने आप को सक्षम माने, अपने में विश्वास करें और देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कृतसंकल्प होकर बिल्कुल अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहें। उसके लिए पलवल में मैं पलवल के साथियों से भी अपील करता हूं, मैं उनके साथ हर पग पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने को हमेशा तैयार मिलूंगा उनको। मेरे लायक जब भी कोई बात हो तो मुझे हमेशा बताया करें। इसी रूप में मैं आगे बढ़ाते हुए सब अपने जो शहीद हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।